नमस्कार दोस्तों, हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा पार्ट अधूरा रह गया था। तो हम आज पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे आज ही, और हमने आज ही पार्ट 2 भी बनाया है और आज ही हमने पार्ट 3 भी बनाया है। और ये नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है अर्थमेटिक का या अंकगणित का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी हो या फिर यूपी पुलिस हो या फिर अदर एग्जाम कोई सा भी हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट पूछा जाता है एक तो परसेंटेज और दूसरा सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम का पूछा जाता है। तो इसलिए इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जितना इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही कराने होंगे, क्योंकि कम क्वेश्चनों से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम आज 8 क्वेश्चन करा चुके हैं और 9वां क्वेश्चन अब हमारा होगा। और 9वां क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। 9वां क्वेश्चन ये है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़, दो संख्याएं हैं और उनका जोड़ जो है धनात्मक मतलब प्लस, ठीक है, उनका जोड़ 30 है और उनका अंतर का मतलब घटाना, उन दोनों को जब घटाया जाता है तो 6 आता है। उनका अंतर कितना है? 6। तो गुणनफल यानी उन दोनों की गुणा पूछ लिया है कि गुणनफल उनका क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणनफल क्या होगा? तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है? 30। तो x कितना है? 30। x प्लस y बराबर कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। और क्या रखा है? इनका अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब माइनस होता है, बताने की जरूरत ही नहीं। कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। और गुणनफल पूछ लिया है। गुणनफल क्या होगा? x और y की गुणा करेंगे हम, x गुणा y पूछ लिया हमसे, x गुणा y क्या होगा, ठीक है, x गुणा y क्या होगा। तो x प्लस y बराबर 30 दे रखा है और x माइनस y बराबर 30 दे रखा है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इस वाली समीकरण को पहली समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरी समीकरण मान लेते हैं, और समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड जोड़ देंगे। या तो y से y कट गया, 2x बराबर 36 आ जाएगा, सीधी सी बात है। y से y कट गया क्योंकि y माइनस का यहाँ पे है और y प्लस का यहाँ पे है, तो माइनस प्लस कट ही जाता है। तो इस y से y कट गया और x और x 2x हो गए बराबर 30 में कुछ 6 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। और x बराबर जब 2 से 36 को काटेंगे तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। तो x का मान कितना आ गया? 18। और x का मान हम कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहली में भी दूसरी में भी। तो x का मान जब हम कोई सी भी समीकरण में रखेंगे तो x की जगह रख देंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस y बराबर 30। x प्लस y बराबर कितनी है? 30। तो x का मान कितना आ गया? 18। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, y बराबर 30 माइनस y प्लस का है, उधर को जाकर माइनस हो जाएगा, है ना। तो y बराबर 30 माइनस मतलब x बराबर x आएगा, x क्योंकि x तो इधर रहेगा, y तो उधर चला गया माइनस का, ठीक है। तो y का मान निकालना है ना हमें, y का मान निकालना है। तो x इधर आएगा, x इधर आएगा और इधर y जाएगा। जब y x का मान तो हमारे पास आ गया, तो x की जगह x का मान रख देंगे कितना? 18। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। कितना आ जाएगा? 12। कितना आ गया हमारे पास? 12। x का मान हमारे पास कितना आ गया?
18 और y का मान कितना आ गया 12। तो x की जगह 18 रखेंगे, y की जगह 12 रखेंगे, तो गुणनफल हमारे पास कितना आ जाएगा, x की जगह 18 रखा और y की जगह 12 रखा, x की जगह कितना रखा 18 गुणा y की जगह रखा 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 216, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। x प्लस वाई बराबर 30 दे रखा था और x माइनस वाई बराबर 36 दे रखा था, तो y से y कट के x और x 2x हो गया और 36 30 में को 6 जोड़ा तो 36 हो गया। ठीक है, फिर 2 से 36 को काट दिया, x का मान निकल आया। फिर x का मान कोई सी भी समीकरण में रख देते हैं तो y का मान निकल जाता है हमारे पास 12। तो x का मान यह है, y का मान यह है। गुणनफल हमने पूछा था, आंसर गुणनफल का मतलब x की गुणा y से करेंगे तो क्या आएगा, तो x और y के मान यहां पर रख दिए, 18 आया x का मान, y का मान आया 12, वो 12 और 18 की गुणा करी तो 216 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, और ना तो हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है, क्या होता है वो मैं भी बता देता हूँ। अगर ऐसे किसी की समझ में नहीं आया क्योंकि y से y काट दिया था यहाँ पे, तो इस समीकरण को हमने जोड़ा है। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ा है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस y है और इसमें भी जोड़ देंगे x माइनस y, जोड़ दिया। अब इधर भी जोड़ देंगे 30 प्लस 6। ठीक है, तो ये माइनस का y से प्लस का y कट गया और x और x, एक x और एक x, 2x हो गए, 2x बराबर 30 और 6 कितने हो गए 36, और 2 से जब 36 को काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 18। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और y का मान कितना आ गया था हमारे पास, y का मान आ गया था 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई x और y की जगह रख दिया और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करी 216 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने हैं, इसलिए 10वां क्वेश्चन जो है हमारा, 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। एक कक्षा में लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती, ये नहीं कह रहा है कि कर सकती है, ये कह रहा है कि नहीं कर सकती। एक कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की जो संख्या है, लड़कों मतलब बॉयज, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, 48, 44, 42, 40। कौन कौन से दे रखे हैं, 48, कौन कौन से दे रखे हैं, 48, 44, 42, 48, 44, 42 और 40। ए ऑप्शन क्या दे रखा है 48, बी कितना दे रखा है 44, सी कितना दे रखा है 42 और डी कितना दे रखा है 40। ठीक है, तो वो कह रखा है कि बॉयज की संख्या जो है, बॉयज मतलब लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो माना हमने लड़कियों की संख्या 1 है, तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 1 का 3 गुना होगा 3, तो कितना होगा 3, और दोनों को जोड़ ले होंगे तो हम कितना आ गया होगा 4 आ गया होगा। कितना आ गया होगा 3 और 1 4। ठीक है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, तो 1 इसे मान लिया, 3 इसे मान लिया, अब दोनों को जोड़ा 4 हो गया। अब इस 4 से इन चारों ऑप्शनों में भाग देके देखते हैं, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, जब भाग देंगे पूर्णता भाग हो जानी चाहिए। ठीक है, पूर्णता मतलब ये भी 4 × 4 4 दूनी 8, ये भी कट गया, 4 × 4 4 × 4 ये भी कट गया, और 4 × 4 ये नहीं कट गया, और ये 4 × 40 को कट लिया। ठीक है, कौन सा नहीं कट गया, ये नहीं कट गया, बाकी सब कट रहे हैं। ये भी कट गया 4 से, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 4 से भाग करी तो हमने सब कट रहे हैं, बस सी नहीं कट गया। तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, कौन सा नहीं कट रहा वही आंसर है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पूछे ये था कि कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। क्या नहीं करता है,
कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है। तो कौन सी नहीं करती है, 42, ऑप्शन नंबर सी नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 11, 2 अंक। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। 30 दिनों के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है। 30 दिनों के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है। इसकी संख्या 21 लाख कब थी, ये बताना है। इसकी संख्या 21 लाख कब थी। एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। 30 दिनों के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। इसकी संख्या 21 लाख कब थी, ये बताना है। क्या बताना है, इसकी संख्या 21 लाख कब थी। तो 30 दिनों के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है। तो 30 दिनों के अंत में उसकी संख्या कितनी है, 84 लाख। 30 दिनों के अंत में उसकी संख्या कितनी है, 84 लाख। तो 29वें दिन उसकी संख्या कितनी होगी, 29वें दिन उसकी संख्या कितनी होगी, 29वें दिन उसकी संख्या कितनी होगी, क्योंकि वो आधा कर लेता है, दोगुना कर लेता है ना अपनी संख्या को। प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। तो दोगुना तो 29वें दिन थी, मतलब 29वें दिन कितनी होगी, 42 होगी, क्योंकि 42 का दोगुना ही तो 84 होगा। अब 28वें दिन कितनी होगी, 28वें दिन इसका आधा, मतलब 42 का आधा कितना होगा, 21 होगा ना। 24 मतलब 30 मतलब 28 मतलब 30 जो था, 30 दिनों के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है। 30 दिनों के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है। 28वें दिन उसकी संख्या 42 होगी, और मतलब 29वें दिन उसकी संख्या 42 होगी, और 28वें दिन कितनी होगी, 21 होगी, क्योंकि वो आधा कर लेता है। आधा क्या कर लेता है, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। कितना कर लेता है, दोगुना। तो 30 दिनों के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है। उसकी संख्या 21 लाख कब थी, तो 21 लाख कब थी उसकी संख्या, 28वें दिन थी। कौन से दिन थी संख्या उसकी, 28वें दिन 21 लाख थी। तो 21 लाख क्या मतलब कौन से दिन थी उसकी संख्या, 28। तो 28 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसने ये कहा था कि वो दोगुना कर लेता है हर 24 घंटे में। तो 28 में 21 थी, 21 लाख, 28वें दिन 21 लाख थी, 29वें दिन दोगुना कर लेता है तो 42 लाख हो गई, 30वें दिन 84 हो गई, यानी उसका दुगुना कर लेता है ना वो हर 24 घंटे में। 21 का दुगुना 42, 42 का दुगुना 84, सही है। तो हमने 30 का दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30 घंटे में 84 लाख कर लेता है। तो 29वें दिन 42 करेगा, आधी 84 से आधी 42, और 28वें दिन इसका आधा, मतलब 28वें दिन 21, 42 का आधा 21, तो 28वें दिन इसका आंसर होगा 21 लाख। कब करेगा ये तो मुझे जाना था, वो 28वें दिन 21 लाख कर लेगा, तो इसका आंसर 28वें दिन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, किसी संख्या के 50% को, किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर किसी संख्या के
50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है, वह संख्या क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या के 50% को, क्वेश्चन ये है हमारे पास, किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है, तो संख्या क्या है? ठीक है, किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है, तो किसी संख्या, माना वह संख्या x है, ठीक है, किसी संख्या के 50% में, किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर आ जाता है। सही है भाई, किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर आ जाता है। उसी संख्या की कौन सी? जो सी हमने मानी है, क्या मानी है? x मानी है, तो इसी संख्या के बराबर आ जाता है, तो x के बराबर आ जाता है, इसका मतलब यह है, तो x का मान है c, और 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2 प्लस b वाला 50 है c और बराबर x है c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो, कितना हो जाएगा? x/2 प्लस 50 बराबर x। अब क्या होगा? 50 हमने इधर ही रख दिया, x/2 को उधर ले गए, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो x ऐसी माइनस x/2, ठीक है, और 50 इधर ऐसे रख दिया, ठीक है, और x में से x/2 गया तो कितना बचेगा? x/2 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि दो x में से एक x जाएगा, इधर को इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस x/2, तो 2x में से एक x गया तो एक x बचा और 2 नीचे का ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 50 से होगी, 50 दूनी 100, तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर 100, तो वो संख्या कितनी होगी? 100 होगी। कितना आसान क्वेश्चन था। किसी संख्या के 50% में जब 50 जोड़ा जाता है तो वह उसी संख्या के बराबर आ जाता है। बराबर कब आ जाता है? मतलब उसी संख्या के बराबर आ जाता है जो हमने मानी थी। मानी क्या थी? x मानी थी, तो x मानी थी तो x के बराबर ही आ जाता है। तो बस सॉल्व कर लेना है, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, तो सॉल्व करके x समान 100 आ जाता है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं मगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, ताकि नंबर सिस्टम के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या क्या है? एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या क्या है? ये पूछ लिया। एक धनात्मक संख्या है और तो हम इसे गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए ऑप्शन है 3, 7, 5, 9। 3, 7, 5, 9। और क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? क्वेश्चन में क्या रखा है? हमें क्या कह रखा है? एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। अब 3 में से हम 4 कम तो कर नहीं सकते, क्योंकि 3 में से 4 कम हो जाता, 3 में से 4 तो जा नहीं सकता, क्योंकि हमें प्लस, धनात्मक संख्या प्लस आना चाहिए, मतलब प्लस में आनी चाहिए। तो इधर संख्या आएगी माइनस की, -1 आएगा, प्लस में आना चाहिए था, तो ये माइनस में आ रहा है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो अब हम दूसरे में देखेंगे, यानी 7 में से
हम 4 घटाएंगे, यही तो कह रखा है उसमें, ये कह रखा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर यानी 7 में से जब 4 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कह रखा है क्वेश्चन में, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उससे उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। इसके व्युत्क्रम की एक मतलब 7 का व्युत्क्रम का मतलब होता है वन के नीचे बटे का निशान लगाते हैं, वही वाली संख्या लिखते हैं। मतलब हम 1 लिखेंगे पहले, फिर बटे का निशान लगाएंगे, फिर 7 लिखेंगे। इसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम की कितनी हो जाती है, 21 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है, 21 गुना हो जाती है। 21 तो 7 किया 21, 7 किया 21, तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो ये बराबर आ रहे हैं दोनों, तो आंसर ऑप्शन क्या होगा हमारा। अब जब ये दोनों बराबर आ गए, 7 में से 4 कम करने पर 3 आ गया है, और उसका व्युत्क्रम यानी 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7, और 1/7 को के क्वेश्चन में रखा है कि क्या कर रखा है, 21 गुना के बराबर हो जाती है। गुना का मतलब होता है कि गुणा करके 21 लिख देते हैं, ठीक है। तो 7 के 21, तो इधर भी 3 आ रहा है, तो दोनों 3 आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 इसका आंसर होगा। 2 थ्रू ऑप्शन से ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन हमने पेपर में देखेंगे और दबाव से हम लगा देंगे, क्योंकि 4 में 7 में से कितने, इस 7 में से 4 कम करेंगे तो 3 आ गया, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/7। 1/7 की गुणा 21 से होगी, क्योंकि 21 गुना हो रहा है, तो 7 से 21 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो दोनों 3 आ गए बराबर। तो जब बराबर आ जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7। क्या होगा, 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है, तो वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, माना वो संख्या x है, तो x में हमने क्या जोड़ दिया, 21 जोड़ दिया, ये क्या रखा है, ठीक है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह अपनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो हमने संख्या क्या मानी थी, x का 3 गुना कितना होगा, x का 3 गुना 3x। हमने संख्या कितनी मानी थी, x का 3 गुना कितना होगा, 3x, ठीक है। तो 3x, तो क्वेश्चन में कह रहा है वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। 7 कम ही तो हो रही है, कम हो रही है, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे 3x - 7, और वो कहता कि तिगुनी संख्या से ज्यादा हो रही है तो प्लस लगाते, और इसमें क्या रखा है क्वेश्चन में कि 7 कम हो जाती है तो माइनस लगाया। बस अब क्या करना है, 3x में से 1x गया 2x बचे, 3x में से 1x गया 2x बचे, और जब 2x बचे तो 21 में से 21 में को 7 जोड़ा तो कितना हो गए, 21 में को जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 28, और x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 14, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। बस ये तो कह रखा था किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वह उसी संख्या उसकी 3 गुनी संख्या से 7 कम है, तो इसकी 3 गुनी x का 3 गुना कितना होगा, 3x, सही है। तो 7 कम है, तो 7 कम है तो -7, इसमें से 7 कम कर दिया, बस -7, फिर x का मान निकाल लिया, x का मान कितना आ गया, 14 आ गया, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसका एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है, 14, तो 14 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और ये हमारा 14 क्वेश्चन है, मतलब 14वां क्वेश्चन है। कौन सा? 14 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है ये हमारा। तो 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रम से 5 तथा 6 है। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रम से 5 तथा 6 है। उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? क्वेश्चन ये है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का, उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो हमसे क्या पूछा? योगफल। 5 और 6 क्रम से क्या दे रखा है? योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो हमें 6 जो दे रखा है 6 का फैक्टर कर लेंगे बस। हमें 6 का फैक्टर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 6 का गुणनफल करना है, 2 तिया 6, ठीक है, और 3 एकम 3। बस हमारी जो संख्या हो गई वो हमारे पास ये हो गई। अब दो संख्या कौन कौन सी हो गई? 2 और 3, 2 और 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई संख्या हमारे पास? 2 और 3 हो गई। कितनी हो गई? 2 और 3 हो गई। तो क्वेश्चन में क्या रखा है? क्वेश्चन में क्या रखा है? दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 5 है ना? ये तो क्या रखा है? दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। तो योगफल कितना है? योगफल 2 प्लस 3 बराबर 5 दे रखा है, और गुणनफल 2 गुणा 3 बराबर 6 आ गया। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई सी करने की जरूरत ही नहीं थी। अब उन्होंने क्या रखा है कि इनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? इनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? इनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? यानी संख्या क्या है हमारे पास? 2 और 3। तो 2 का व्युत्क्रम अभी बताया था। व्युत्क्रम का मतलब होता है बन के नीचे, तो बन के नीचे इसका योग, इसके व्युत्क्रम का वर्गों का योगफल पूछा है। वर्ग पूछा है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। वर्ग पूछा है ना। और दूसरी संख्या क्या है? 3, तो 3 पे भी स्क्वायर लगा देंगे। ये तो पूछा है इनके वर्गों, इनके व्युत्क्रमों के वर्गों का योगफल पूछा है। इनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, यानी 2 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/2। 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3। वर्गों का योगफल पूछा है, तो वर्गों का योगफल पूछा है तो स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर लगा दिया। अब 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 1/3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और 4 से कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। और 9 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13। 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13/36। तो इसका आंसर कितना होगा? 13/36 इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती हैं तथा उनमें से एक अंक 8 हो? यानी एक अंक उसमें से 8 है। 1 से 100 तक के बीच में ऐसी संख्याएं बतानी है कि जिसमें 8 आता हो, 8 आता हो। ठीक है, एक से क्वेश्चन ये है, एक से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती है, यानी 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक है, भाग हो जाती है यानी। तो 8 से विभाजित हो जाती हैं तथा उनमें से एक अंक 8 है। तो हमारे पास 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 8 होगा, 18 होगा, 28 होगा, 28 होगा,
फिर क्या होगा 38 होगा, कितना होगा 38 होगा। फिर उनमें से एक रखा है ना, उनमें से एक अंक 8 है, तो एक अंक 8 भी चल लिया है, एक अंक 8 चल लिया है ना। 18 में एक अंक 8 है, 28 में एक अंक 8 है, 38 में भी एक अंक 8 होगा। फिर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर 48 के बाद कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, ठीक है। और 58 के बाद कितना आ जाएगा, 58 के बाद कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। और 68 के बाद कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। 78 के बाद कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, क्योंकि 80 में भी तो एक अंक 8 है, ठीक है। फिर 81 आ जाएगा, फिर 82 आ जाएगा, फिर 83 आ जाएगा, फिर 84 आ जाएगा, फिर 85 आ जाएगा, फिर 86 आ जाएगा, फिर 87 आ जाएगा, फिर 88 आ जाएगा, फिर 89 आ जाएगा, 8 9, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 98 98। तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं बताओ जो 8 से विभाजित होती हैं, जो 8 से विभाजित होती हैं। तो 1 से 100 के बीच में ये वो संख्याएं हैं जिसमें 8 आता है, जिसमें एक अंक 8 है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये था 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती हैं तथा उनमें से एक अंक 8 हो। तो इनमें से एक अंक 8 है सबके, इसमें भी 8, इसमें भी 8, सब में एक 8 8 दे रखा है, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं भाई जो 8 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, यानी आप 8 से उनमें पूरी तरह से विभाजित होती हैं। एक तो 8 है जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, एक 8 है, एक 48 है, और एक 80 है, और एक 88 है, ठीक है भाई। तो ये 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। 1 से 100 के बीच में कितनी संख्या होंगी, संख्या इतनी होंगी, मगर 8 से जो विभाजित होंगी वो 4 ही संख्या होंगी, एक 8, एक 48, एक 80, एक 88। तो कितनी संख्या, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी, 1 से 100 के बीच में 4 संख्याएं विभाजित होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये था, मैं फिर पढ़ देता हूँ। 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती हैं तथा उनमें से एक अंक 8 है। तो 1 से 100 के बीच में इतनी संख्याएं हैं जिसमें से एक अंक 8 है, ठीक है। और 8 से कितनी संख्या विभाजित हो रही है, 8 से 1 2 3 4 संख्या विभाजित हो रही है। तो इसका आंसर कितना होगा 4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 16 क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है हमारे पास। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ये है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है भाई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, x प्लस वाई अपॉन 2। जब भी ये पूछे क्या एक संख्या उससे उतनी बड़ी है और फिर उससे उतनी छोटी है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कह रखा है आंसर, यदि क्या कह रखा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है तो x का मान कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। जितनी वह y से जितनी बड़ी है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो y का मान कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 से छोटी है और अपॉन 2। अब इनको जोड़ लेंगे आपस में, 5 और 1 6 और 7 और 3 10, 106 अपॉन 2, ठीक है। तो 106 का आधा कितना होगा भाई 53। जब 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो हमारा 53 तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बहुत ही आसान तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। और अगर हम चेक करना चाहें
हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हम इसे ये कर सकते हैं कि 53 में से इस वाले 53 में से 31 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 31 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है। और 75 में से भी 53 घटा देंगे तो भी 22 आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों जब 22 आ रहे हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा? सही होगा, 53 हमारा आंसर होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये 70वां क्वेश्चन है हमारा। कौन सा? 70वां। 17 क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन ये है, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? ठीक है। एक बार और बता देता हूं, यदि क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 हो तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। ठीक है भाई। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन से बता देता हूँ, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है भाई। ए बराबर कितना दे रखा है? ए बराबर 8 दे रखा है। बी बराबर कितना दे रखा है? बी बराबर 6 दे रखा है। ठीक है। और सी बराबर कितना दे रखा है? सी बराबर 7 दे रखा है। और डी बराबर कितना दे रखा है? डी बराबर दे रखा है 5। ठीक है भाई। तो अब इसमें करने की कुछ जरूरत है नहीं वैसे, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि हम इसे वैसे भी कर सकते हैं। इसमें कह रखा है, क्या कह रखा है कि यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 110। ठीक है भाई। तो हम ए ऑप्शन लेते हैं। कौन सा लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। तो किसको लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। तो क्रमागत प्राकृत, पहली संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। ठीक है। फिर क्रमागत क्या दिया है? तो 8 के बाद क्रम 8 के बाद क्रम क्या होगा? 9। फिर 9 के बाद क्रम क्या होगा? 10। ठीक है। और इनके वर्गों का योगफल को 110 बता दिया है। तो 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 वर्ग करेंगे तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 110 तो आने का है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो आएगा गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं होगा ये तो। ठीक है। अब दूसरा जोड़ेंगे, 6 के बाद कितना आता है? 6 के बाद 7 आता है, फिर 8 आता है, क्योंकि वो क्रमागत के दिया है। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो 36 आ जाएगा। इसका वर्ग, 6 का वर्ग 36 और 7 का 49 और 8 का 64। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी 110 नहीं आने का है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। अब सी में चलते हैं। ये कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। 7 के बाद आएगा क्रमागत है तो 8, फिर आएगा 9। ठीक है। तो 7 का वर्ग कितना होगा? 49, 8 का कितना होगा? 64, 9 का कितना होगा? 81। तो इन तीनों को जोड़ेंगे हम, 49 को, 64 को और 81 को, तो 110 हमारा तब भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी नहीं होगा। जब हमारा ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो डी तो हमारा अपने आप सही हो ही जाएगा। तो हमारा डी तो होगा ही सही। तो अब सी कैसे सही होगा हम बताते हैं। देखो 5 के बाद आता है 6 और 6 के बाद आता है 7। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे। ये तो कह रहा था कि 3 प्राकृत क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 110। तो 3 क्रमागत है, क्रम से है ना, है 5, 6, 7, फिर इनके वर्गों का योग 110 है। तो तीनों को जोड़ेंगे, योग है तो 110। तो 6 और 9 कितने हो गए? 15, 15 और 5, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल 2। अब 7 और 3 10, 10 वो 7 और 3 मतलब 4 और 3 7, 7 और 9, 7 और 2 9, 9 और 2 11। तो इनका योग कितना आ गया? 110 आ गया ना। तो हमारा पांचवा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है।
ये हमारा 18वां क्वेश्चन है। कौन सा 18वां क्वेश्चन ये है। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, यदि यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? मध्य का मतलब होता है बीच की संख्या का योग क्या होगा? ये पूछा है क्वेश्चन ये है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? ठीक है भाई। यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो हम ऐसी तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या सोचें जिनका योग 15 हो। तो हमारे पास 4, 5 और 6 और 4 10, 10 और 5 15, इनका योग कितना हो गया? 15। तो ये तो कह रहा है हमने तीन ऐसी संख्या है क्रमागत हैं, तीन ये कह रहा है कि यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो मध्य संख्या का वर्ग का योग क्या होगा? मध्य की संख्या कौन सी है इसमें? बीच की संख्या कौन सी है? 5, और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत जरूरी होते हैं करने। तो अब हम देखते हैं 18 क्वेश्चन हो गए, 19वां क्वेश्चन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन ये है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, है ना। तो बिल्कुल उसी की तरह होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम 56 को 8 से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? 56 को ये दे देंगे कि 8 से कट रही है या नहीं कट रही है, ठीक है। तो ये 8 से 56 कट रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा कट रहा है। तो जब ये पूरा का पूरा कटता है तो हम क्या करते हैं कि हमें ये भी दे रखा है कि क्वेश्चन ये था, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? तो अब 29 को 8 से भाग देके देख लेते हैं। काय को देख लेते हैं? 29 को 8 से भाग देके देख लेते हैं। 29 को 8 से भाग देके देख लेते हैं 8 से। तो 8 किया 24, 8 किया 24, तो कितना बचा? 9 में से 4 गया, 5 बचा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है 8 से, तो फिर हम 8 से 29 को भाग दे देते हैं, बस इतना ही करना होता है। जो शेष पर बच जाता है वो हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो शेष कितना होगा हमारे पास? 5 होगा। 5 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे पास 20वां क्वेश्चन क्या होगा? 20वां क्वेश्चन होगा हमारे पास 20वां क्वेश्चन होगा हमारे पास 20वां क्वेश्चन है हमारे पास a की घात 3 प्लस b की घात मतलब a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश प्लस 3 10 का क्यूब का मान क्या है? तो ये कर रहा है a की घात 3 प्लस b की मतलब a की घात 3 प्लस b 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश प्लस 10 की घात 3 बराबर क्या होगा? ये पूछ दिया है। बस इसमें और कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है, उसके अलावा कोई सा नहीं लगता। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए घात 3 में 1 2 3 दे रखा हो, 10 दे रखा हो या 20 दे रखा हो, कितना दे रखा हो, बस 3 पावर 3 दे रखी हो, तो उसका फॉर्मूला ये होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास n का मान कितना है? हमारे पास n का मान कितना है? 10।
n का मान कितना है हमारे पास, n का मान कितना है 10, n का मान कितना है 10। यहाँ पे जो भी कोई संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी चल रही है, एंड में कितनी होती है, एंड में यहाँ पे जितनी भी होती है तो वो हमारा n होता है। क्या होता है हमारा n होता है, ठीक है। तो n का मान कितना है हमारे पास, n का मान है 10, तो अब 10 इसमें रख देंगे, ठीक है। n की जगह 10 रखा और यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11/2, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। और 2 से ऐसा काटेंगे तो 5 हो जाएगा और 11 5 55 हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर कितना होगा, 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3025, कितना आ जाएगा 3025। 55 का स्क्वायर का मतलब है 55 की गुणा 55 से करेंगे तो 3025 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम, टाइम बहुत कम है ना इसलिए 21वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 21वां क्वेश्चन नहीं है और यहीं पे हमारी आज नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कीजिए और जब तक कि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ऐसे हैं जो एक बार नहीं हजारों बार कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है। और जितनी मेहनत, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। जब तक देखो हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि हर ऐप पे बच्चा 10 लाख बच्चा कोचिंग कर रहा है हर ऐप के द्वारा। तो हम एक दिन ना पढ़ के, एक दिन नहीं पढ़ेंगे हम तो उन बच्चों से 10,000 गुना, मतलब 1000 गुना पीछे हो जाएंगे। तो हम नहीं पढ़ेंगे तो 1000 गुना पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें रोज पढ़ना होगा कि हम उनके साथ साथ चलते रहें और उनसे आगे भी बढ़ें, ठीक है। हमें साथ नहीं चलना है, उनसे आगे चलना है, तो इसलिए हमें रोज पढ़ना पड़ेगा। इसलिए नंबर सिस्टम हमारा आज खत्म हो चुका है। आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे या तो एलसीएम एक्ससीएम पे या दशमलव भिन्न बनाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।